सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ टॉपिक हैं अपोमिक्सिस एंड पोलीम्ब्रियोनी, उनको भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। तो ये एक मेजर अप्रोच है जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जो फसलों की जो वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी यूज की जाती है। इसके अंदर केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन है उन्हीं को पोलिनेशन में यूज किया जाता है, और जो स्टिग्मा है उसको फिर बाद में प्रोटेक्ट कर लिया जाता है ताकि कोई दूसरे पोलन ग्रेन वहाँ पे अनवांटेड पोलन ग्रेन वहाँ पे ना आ सकें। कंटामिनेशन का मतलब है कोई भी वहाँ पे, वैसे दूषित होना बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हम कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन है वो ना आ सके, उससे बचाव के लिए हम उसको बैगिंग टेक्निक देखेंगे, वहाँ पे यूज किया जाता है। दो यहाँ पे प्रोसेस यूज की जाती हैं, एक इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग टेक्निक। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो एंथर है उसको फ्लावर से हटा दिया जाता है। किसकी मदद से, जैसे कि कब हटाया जाता है, डाइएंस, मतलब एंथर के डाइएंस होने से पहले ही जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उन्हीं के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। यूनिसेक्सुअल में तो होता ही नहीं है, केवल फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होता है। तो इमैस्कुलेशन का मतलब जो फीमेल मेल पार्ट है उसको हटाना बाइसेक्सुअल फ्लावर से। और बैगिंग के अंदर क्या है, जो हमने इमैस्कुलेशन किया है उस फ्लावर को एक बैग से, सुटेबल साइज का एक बैग इसमें यूज किया जाता है, उससे हम कवर कर देते हैं। और ये जो बैग है वो बटर पेपर का भी बना हो सकता है। और ये क्या करता है, कंटामिनेशन, स्टिग्मा की जो कंटामिनेशन है उससे बचाता है। तो जब भी स्टिग्मा को बैग्ड किया जाता है, फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, तो जो फ्लावर है व्हेन स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जब फ्लावर्स का रिसेप्टिविटी, जो स्टिग्मा पार्ट है रिसेप्टिविटी के लिए तैयार हो जाता है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन है जो भी हमने किसी भी एंथर से कलेक्ट किए हैं उनसे उनको इकट्ठा किया जाएगा मेल पार्ट का, और उनको डस्ट किया जाता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। जो फ्लावर है उसके बाद उसको रीबैग्ड किया जाता है, और फ्रूट्स हैं उनको फिर डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज, यदि जो प्लांट है यदि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें से हम फोर्सेप्स की मदद से मेल पार्ट है, स्टेमन है, उनको हटा देते हैं। और उसके बाद ये बैगिंग की जाती है एक बैग से, जो कि पॉलिथीन बैग नहीं होता, बटर पेपर बैग होता है, जो कि रेस्पिरेशन वगैरह के लिए जो एयर वगैरह उसमें से पास हो सके उससे उसको कवर किया जाता है कंटामिनेशन से बचाने के लिए स्टिग्मा को। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म्स में, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। सिंस द टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो फ्यूजन है वो देखने को मिलते हैं, या फिर फर्टिलाइजेशन हम जिसको या सिनगैमी बोल सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूजन है वो तीन देखने को मिलेंगे कंप्लीट, वैसे जिससे पहले शुरुआत में जैसे हम देखेंगे आफ्टर एंटरिंग द वन सिनर्जिट, जैसे ही सिनर्जिट्स के अंदर एंटर करेगी जो पोलन ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब है जो रिलीज कर देती है दो मेल गैमेट्स को साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिट, सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में मेल गैमेट्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें से जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा जिसको हम फर्स्ट फ्यूजन बोलेंगे, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जबकि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो जैसे फर्टिलाइजेशन पहले वाला होता है, फर्स्ट फ्यूजन होता है, तो उसके बाद जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करके सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको हम सेकंड फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन में जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई था वो किसके साथ, जो सेकंड हमारा जो मेल गैमेट आया है उसके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN यहाँ पे बनाता है, और विच बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और बाद में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स को बनाएगा, और जो कि लास्ट में एंडोस्पर्म के अंदर डेवलप हो जाता है। वही जाइगोट, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पोलन ट्यूब है वो दो मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज करेगी। जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसके बाद जो सेकंड जो मेल गैमेट है वो यहाँ से रिलीज होके
यहाँ पे जो टू पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूज होकर एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है, जिसको हम PEN बोलते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब जो फर्टिलाइजेशन जो मेन इवेंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बाद होने वाली हम घटनाओं को देखेंगे, कौन से इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। Events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into the seed and the ovary into the fruit। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, जिसके अंदर एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो है जो बना के वो आगे वो सीड में कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के जो वाल हैं वो सीड कोट बनाती हैं, सीड में हम बोलते हैं जैसे ओव्यूल्स बनेगा, और उसके बाद जो ओवरी है उससे फ्रूट बनते हैं। तो ये सारी कुल मिला के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं। तो एंडोस्पर्म क्या चीज़ होती है? तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद ही है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्रोवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, और उससे हर एक सेल ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, उनकी ट्रिप्लोइड उनके पास न्यूक्लियस होता है, और बाद में जब वो सेल हैं एग्रीगेट होते हैं तो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। और जो ये एंडोस्पर्म है इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप के जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे। पैन एंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइट टू द फ्री न्यूक्लियाई। तो हो सकता है कि शुरुआत में जो न्यूक्लियस हैं वो भी डिवाइड होते रहे, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन अकर, और बाद में सेल वाल उनके अंदर बन जाते हैं, जिसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। एग्जांपल है कोकोनट वाटर, जो कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जिसके अंदर काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियाई हमको तैरते हुए मिल सकते हैं। और जो सराउंडिंग वाइट कर्नल्स होता है तो वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म का एक एग्जांपल है। उसके बाद आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। तो जो एंडोस्पर्म है या हो सकता है पूरा पूरा एम्ब्रियो के द्वारा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम किया जा सके, जैसे पी ग्राउंड नट, और बीज जिसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या फिर एक्स एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। सीड मैचुरेशन से पहले यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म हो परसिस्ट करे, मतलब वो रही उसका कुछ ना कुछ भाग मैच्योर सीड के अंदर, जैसे कैस्टर और कोकोनट में हमको ये देखने को मिलता है। और कैन बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो इसको जो सीड है वो जर्मिनेशन जब होती है उसकी, तो उस टाइम पे भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, तो वो डिवाइड होता है। चले जलैंड ये इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन जो ये न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड होते हैं तो उसके बाद सेल वाल फॉर्मेशन बनती है। तो जो अंदर वाले जो न्यूक्लियस है इनको हम फ्री न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, और जो सेलुलर एंडोस्पर्मिक स्टेज है जैसे कोकोनट में हमने देखे हैं तो वो बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ बनती है। और फ्री न्यूक्लियर है एंडोस्पर्म के 3 टाइप आप देख सकते हो। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये सेलुलर एंडोस्पर्म जिसके अंदर सेल वाल साथ साथ में बनती हैं, और हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, कुछ न्यूक्लियस है वो फ्रीली मिलते हैं, कुछ सेल वाल बनाए हुए होते हैं। तो उसको हम दोनों जिसमें बहुत कंडीशन मिलती है तो उसको हेलोबियल एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो है, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर। तो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन में जो कंडीशंस है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है डेवलप होता है, और जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही एग सेल ही वहीं पे प्रेजेंट होती है, इसलिए एम्ब्रियो भी वहीं पे फॉर्मेशन होती है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो एंडोस्पर्म जब बनता है तभी जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उस प्रोसेस को शुरू करवाया जाता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जब तक एनर्जी सोर्स है, फूड न्यूट्रिशियस सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस प्रोसेस को तब तक नहीं करवाया जाता। तो जाइगोट है वो प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले वाली स्टेज को पैदा करता है, और उसके बाद में ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो हमको देखने स्टेजेज हैं अलग अलग। पहले ग्लोब जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, फिर हार्ट शेप बनेगा, फिर लास्ट में जो एम्ब्रियो है मैच्योर होकर अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियोज
है वो किस किस का बना होता है, उसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। एक उनके अंदर इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटलीडन प्रेजेंट होते हैं। डाइकोटलीडन में 2 होते हैं जबकि मोनोकोट्स में सिंगल कोटलीडन देखने को मिलता है। एपिकोटाइल एक रीजन होता है। ये एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जो पोर्शन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन दैट टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप। ये वो रीजन होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कि कोटलीडन से ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो लास्ट जो पार्ट होता है उसका प्लूम्यूल होता है, और वो प्लूम्यूल शूट फ्यूचर शूट को अराइज करता है। हाइपोकोटाइल रीजन, हाइपो मतलब नीचे, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन प्रेजेंट होता है जहाँ से कोटलीडन अटैच होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, तो ये किसके अंदर टर्मिनेट होता है, रेडिकल एंड या रूट टिप के द्वारा टर्मिनेट होता है। और रूट टिप के ऊपर एक रूट कैप होती है जो कि पेनिट्रेशन में मदद करती है। उसके बाद कोलोराइजा है। राइजा वर्ड रूट से रिलेटेड यूज किया जाता है। तो अनडिफरेंशिएटेड शीथ मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि रेडिकल पार्ट को या रूट कैप को कवर करता है, कहाँ पे, लोअर एंड की तरफ। और कोलियोपटाइल जो रीजन है वो होलोफोलियर स्ट्रक्चर होती है। फोलियर स्ट्रक्चर मतलब जो अंदर से कंटेंट जिसके नहीं अंदर होता तो होलो मिलती है, और सूट अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। और इसके ऊपर कुछ लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब है जिनसे आगे जाके लीफ अराइज होते हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो स्क्यूटेलम है ये मोनोकोटिलिडन इम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडन मिलती है, और ये ग्रास फैमिलीज में जो घास है ज़्यादातर उनके अंदर देखने को मिलता है, और जिसमें कोटिलिडन दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड, एक लेटरल साइड में, एक ही साइड में प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, उसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। उसके बाद है सीड। सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, और ये फ्रूट के अंदर ही बनता है। कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है वो सीड कोट होती है। कोटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो हमने देखे हैं अभी। कोटिलिडन्स क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, थिक एंड सोलन होती हैं, मोटी होती हैं, फुली हुई होती हैं, क्योंकि इनके पास फूड रिजर्व्स है वो स्टोर होता है, जैसे हम लेग्यूम्स के अंदर देखते हैं। जो मैच्योर सीड्स हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म्स है वो देखने को नहीं मिलता, जैसे कम्प्लीटली वो है जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, जैसे हमने पी और ग्राउंडनट एग्जांपल पहले भी देखे हैं। एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनके अंदर कुछ जो एंडोस्पर्मिक पार्ट है वो बच जाता है सीड जो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी, जैसे वीट, मेज, बैरले और कैस्टर। उसके बाद है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, ये न्यूसेलस का वो भाग है जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद बच जाता है। इसके अंदर ब्लैक पेपर है जो, और ब्लैक पेपर इसको काली मिर्च बोलते हैं, और बीट चुकंदर के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद इंटैग्यूमेंट्स। इंटैग्यूमेंट्स क्या है, जो हमने ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो आगे जाके सीड कोट बनाने का काम करती हैं। माइक्रोपाइलर जो माइक्रोपाइल है वो ऐसे ही एक स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट रहता है जो कि ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री है उसको कंफर्म करता है, ताकि जो रेस्पिरेशन वगैरह है और सीड जर्मिनेशन में जो वाटर है उसको, वाटर नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। सीड मैचुरेशन एंड इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस। जैसे ही सीड मैच्योर होता है तो इसका जो वाटर की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, और ये रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, सूख जाते हैं। 10 to 15% है जो मॉइस्चर है वही रह जाती है केवल बाई मास के हिसाब से। यदि टोटल मास यदि 100 ग्राम है तो उसका 10 से 15 ग्राम ही केवल वाटर रहेगा, बाकी सारा वाटर है वो उड़ जाता है, लॉस हो जाता है। और जो जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाती हैं, जो भी रिएक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और जो एम्ब्रियो है वो एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर भी एंटर कर जाता है जिसको हम डोरमेंट स्टेज या डोरमेसी बोलते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसको प्रचुर मात्रा में नमी, ऑक्सीजन, सुटेबल एंड टेम्परेचर मिलता है, तो वो जो जर्मिनेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप मोनोकोट और डाइकोट सीड्स देख सकते हो। डाइकोटिलिडन सीड्स हैं, जैसे इनके अंदर एपिकोटाइल रीजन हमने पढ़े हैं जिसके पास अगली प्रीमोर्डिया हमने देखी हैं। हाइपोकोटाइल रीजन होता है एक, कोटिलिडन्स और सीड कोट जो आउटर कवरिंग होती है। इसी प्रकार से मोनोकोटिलिडन सीड है जो कॉर्न सीड है उसके अंदर सीड कोट होता है, एक एंडोस्पर्म होता है, एक एपिकोटाइल रीजन प्रेजेंट होता है,
और कोटलिडन्स साइड में रहती हैं। ठीक है, ये कोटलिडन्स हैं जो साइड में देखने को मिल रही है। उसके बाद रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल ऊपर वाला भाग होता है और रेडिकल नीचे वाले पोर्शन को बोला जाता है जहाँ से रूट अराइज होती है। और उसके बाद जो कंप्लीट सीड है जो बाहर से ऐसा दिखाई देता है, सोयाबीन टाइप सीड जो दिखाई देता है आपको, तो जब उनका डाइसेक्शन करते हैं तो जो एपिकोटाइल रीजन है उसी से बी प्रीमोर्डियम, नीचे रेडिकल पार्ट होता है। उसके बाद ये हिलम पार्ट है जहाँ से अटैचमेंट होती है फिनिकल के साथ, जो ओविल में हमने पढ़ी थी। और एंडोस्पर्म ये काफ़ी सारा मात्रा में यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये आउटसाइड पोर्शन है, ये इनसाइड है। उसके बाद फ्रूट्स वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं और ओवरी हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप होती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट्स, इसी से जो मेन प्रोसेस हो जाती है सीड डेवलपमेंट के साथ साथ चलती है एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ साथ वाल ऑफ द ओवरी। तो इसमें जो वाल्स हैं ओवरी की वो फ्रूट्स की वाल बनाती हैं जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। और ये पेरिकार्प फ्लैसी भी हो सकती हैं जिसके अंदर काफ़ी कंटेंट वगैरह होता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। और ड्राई भी होती हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड में हम देखते हैं। और मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स। तो कई जो फ्रूट्स हैं वो किसकी वजह से अराइज होते हैं, वो ताकि सीड्स के डिस्पर्जल में मदद हो सके, ज़्यादा सीड हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैलाई जा सकें एनिमल्स के द्वारा। ज़्यादातर प्लांट्स में जो टाइम द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे ही फ्रूट बनता है तो उसके बाद ये अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर जो थैलेमस है कंट्रीब्यूट करता है टू द फ्रूट फॉर्मेशन। तो फ्रूट फॉर्मेशन है जो वो थैलेमस भाग से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी ओवरी के अलावा किसी भी दूसरे भाग से यदि फ्रूट बने तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। उसके बाद ट्रू फ्रूट्स हैं वो स्पेशली ओवरी से ही डेवलप होते हैं। कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता फिर भी फ्रूट डेवलपमेंट होती हैं। ऐसे सीड हैं जो उनको ऐसे फ्रूट्स को सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है बनाना। और पार्थिनोकार्पी को हम यूज कर सकते हैं कैसे इसको इंड्यूस किया जाता है, वैसे अपने आप नहीं होती, इसको धक्के से प्रोसेस है उसको इनिशिएट करवाया जाता है हार्मोन्स की मदद से। और ऐसे जो फ्रूट्स हैं जैसे बताया वो सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर सीड नहीं होते हैं। तो ये प्रोसेस उस टाइम पे यूज की जाती है जहाँ पे हमको ऐसे फ्रूट्स तैयार करने हैं जिसके अंदर सीड की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ द फ्रूट देख सकते हैं। एपिकार्प सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मीजोकार्प ये फ्लैसी है जैसे मैंगो का एग्जाम्पल है, एडिबल पार्ट है। और एंडोकार्प जो स्टोनी पार्ट होता है, स्टोनी वाल होती है, तो वो पेरिकार्प होती हैं। सीड इम्ब्रियो है इसके अंदर, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं। एंडोस्पर्म है जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और सीड कोट जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मैंगो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो एप्पल है उसके अंदर भी जो पेडिसेल रीजन है, जो एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर है, फ्लैश जो खाने लायक पदार्थ है, एडिबल पार्ट सीड है, कोर है, सेंट्रल कोर जिसको बोला जाता है, और कैलेक्स। कैलेक्स ये वही रीजन है जो कि सेपल्स बनाता है, सेपल्स हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलती है। उसके बाद फ्रूट्स दो प्रकार के हमने देखे हैं, ट्रू फ्रूट्स जैसे ग्रेप है, अंगूर में सीड सेंटर में होते हैं। फ्रूट्स तो जो स्वोलन ओवरी होती हैं, ये पेरिकार्प रीजन है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, इसके अंदर एडिबल पार्ट है जो वो क्या है, थैलेमस भाग से बनता है जो एडिबल पार्ट है। और जो पेरिकार्प है जो अंदर होता है, देख सकते हैं पेरिकार्प यहाँ पे बाहर था, यहाँ पे अंदर है। कोर, ओवरी और सीड है वो सेंटर में पाए जाते हैं। उसके बाद सीड बनते क्यों हैं, उनका एडवांटेज क्या है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में हम देखने को मिलते हैं सीड फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज, इनके पास अनुकूलता की अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती हैं किसके लिए, डिस्पर्जल के लिए, काफ़ी दूर दूर तक इनको फैलाया जा सके। टू द न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कोलोनाइज इन अदर एरिया, तो दूर दूर तक ये स्पीसीज को कोलोनाइज करने में है जो मदद करते हैं। इनके पास सुफिशियंट फूड रिजर्व्स, काफ़ी सारी मात्रा में जो फूड है वो प्रेजेंट होता है ताकि जो यंग सीडलिंग है उसको नरिश किया जा सके जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। जो हार्ड कोट है वो प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द सीड, जो सीड कोट होता है उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड के लिए सीड कोट उसको मदद करता है।
और न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नई नई जो जेनेटिक कम्बिनेशन है उससे वेरिएशन देखने को मिलती है और यही वेरिएशन आगे जाके इवोल्यूशन का कारण बनती है। सीड हमारा बेसिस भी एग्रीकल्चर का, जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें सीड को बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जिससे न्यू प्लांट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। जो हम सीड स्टोर करते हैं वीट वगैरह, जो पैडी धान वगैरह है, तो वो किसकी वजह से स्टोर हो पाते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी होती है और डोरमेंट स्टेज होती है, वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं। और वो ग्रोथ वो जब भी उनको हम मिट्टी के अंदर डालते हैं अगले सीजन में, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो प्रोसेस है, और इसी की वजह से उनको पूरे साल हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंड आल्सो रेज टू क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, और अगले सीजन में हम फसल वगैरह उगाने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सीड वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब है कितने टाइम तक है जो सीड है वो एक्टिव रह सकता है, वो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी उसको बनाए रख सकता है। तो कुछ स्पीसीज में जो सीड है वो अपनी वाइबिलिटी को कुछ ही महीने में खो देता है, जबकि काफ़ी सारी जो स्पीसीज के सीड हैं वो काफ़ी ईयर्स तक भी अपनी वाइबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। सम रिमेन अलाइव, कई तो ऐसे हैं जो 100 ऑफ ईयर्स भी अपनी वाइबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द लुपाइन, लुपाइन है लुपिनस आर्किटिकस एक्जुएटेड, जिसको खोजा गया है कहाँ से, आर्कटिक टुंड्रा, वहाँ से खोजा जा चुका है। तो ये काफ़ी टाइम तक अपनी जो वाइबिलिटी है वो कैसे हम देख सकते हैं, जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। तो जब कार्बन डेटिंग से पता किया कितने टाइम पहले का सीड है, 10,000 साल पहले का था, लेकिन इसको जब उगाया गया तो उसके बाद भी इसने फ्लावरिंग प्रोड्यूस की। उसके बाद रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड, एक वाइबल सीड है जो कि डेट पाम का मिला है 2000 साल पुराना, फिनोक्स डैक्टिलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। उसको कहाँ पे खोजा गया था, आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पे जो खोज की गई थी, इवैक्यूएशन मतलब जो खोज करके निकाला था कहाँ पे, एट किंग ह्योर्ड पैलेस नियर द डेड सी, जो मृत सागर है उसके पास में किंग ह्योर्ड नाम, किंग जो एक महाराज है उनके पैलेस के पास इनको खोजा गया था। उसके बाद एपोमिक्सिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, प्रोसेस होती है ये टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर यदि हम सीड तैयार करते हैं तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के बगैर यदि फ्रूट तैयार करते हैं उसको एपिकार्पिक फ्रूट, ये जो एपिकार्पिक है उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। तो यहाँ पे एपोकार्पिक सीड बोलते हैं, एपोकार्पिक सीड, जैसे एस्ट्रिएसी है और ग्रासीज है उनके अंदर ये कॉमन एग्जाम्पल है। तो देर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, हाँ एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं उनको, काफ़ी अलग अलग तरीकों से वो तैयार किए जा सकते हैं। क्यों तैयार किए, इफ हाइब्रिड सीड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक सीड, तो जो हाइब्रिड सीड हैं उनको यदि हम एपोमिक्टिक सीड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनमें क्या, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो जो करेक्टर्स इनके डिजायरेबल करेक्टर्स एपोमिक्टिक सीड के ये उस टाइम यूज किए जाते हैं जब हमको पेरेंटल जो कम्बिनेशन है वो ऐसे कैसे चाहिए होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, लेकिन यहाँ पे नो सेग्रीगेशन ऑफ द करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड, तो यहाँ पे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो फार्मर है वो एपोमिक्टिक सीड को यूज कर सकता है आने वाली कई सालों तक। ही डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड, तो हाइब्रिड सीड जैसे हम देखते हैं डिजायरेबल करेक्टर तो होता है उनके पास, बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं जिसकी वजह से उनको साल दर साल खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड इंडस्ट्री। तो इसी इंडस्ट्रीज की वजह से जो एक्टिव रिसर्च है वो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे इसके ऊपर हो रही है, तक कि ताकि जो एपोमिक्टिक सीड है ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज के तैयार किए जा सकें और हाइब्रिड सीड से है वो छुटकारा दिलाया जा सके फार्मर्स को। टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स, और किसके लिए रिसर्च चल रही है, ताकि जो एपोमिक्सिज है उसकी जेनेटिक्स को, उसके मैकेनिज्म को समझा जा सके कि वो कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं। और टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स, और इन्हीं एपोमिक्टिक जीन को हम हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर कैसे भेज सकते हैं ताकि सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स ना हो सकें, क्योंकि जिस करेक्टर्स के कम्बिनेशन की वजह से वो एक अपना इंपॉर्टेंट करेक्टर शो करते हैं, फिनोटाइप शो करते हैं, तो वो सेग्रीगेशन के टाइम पे अलग अलग हो जाता है हाइब्रिड्स में, और उसी को मेंटेन करके रखा जाता है एपोमिक्सिज के अंदर।
तो हाइब्रिड सीड और उनके डिसएडवांटेज हम देखते हैं। हाइब्रिड सीड क्या है? हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो बहुत सारे हाइब्रिड सीड हैं, अलग अलग स्पीसीज के वो यूज करते हैं। कल्टिवेशन ऑफ द हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो इनका फ़ायदा ये है कि इसने प्रोडक्टिविटी पैदावार को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ावा दिया है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? जो हाइब्रिड सीड है वो यदि अगले साल पैदा किए जाएं, जो भी सीड, जो फसल है, फसल ने हाइब्रिड सीड जो तैयार किए हैं, और उन सीड को यदि हम सो करें, उगाएं, तो जो प्लांट्स हैं, जो आगे प्लांट्स प्रोजेनी वो तैयार होंगी, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, उनके जो करेक्टर्स हैं, और जो हाइब्रिड करेक्टर्स है उसको मेंटेन नहीं रख सकती। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। जो हाइब्रिड सीड है उनकी प्रोडक्शन है, उनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव। और साथ में यही कॉस्ट है फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं। उसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा जो पॉली एम्ब्रियोनी। सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। तो इसके अंदर जो न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करना शुरू हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगो वैराइटीज। और इनमें से कुछ सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, और उनके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि वहाँ पे सेल्स को एम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर दिया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज में एक ओव्यूल्स के अंदर काफ़ी सारे एम्ब्रियोज हैं वो देखने को मिलते हैं, और एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज का मिलना ही पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है।